है, तो ऐसे समय में आप अपनी रेफरेंस गैलरी ज़रूर बढ़ा लें, है ना। ओके, लेट मी जस्ट सी। मतलब जैसे मुझे कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे आफ्रो अमेरिकन टेस्ट और ये सारी चीजें। बेसिकली वैसे क्योंकि आपका वर्क फ्लो थोड़ा नेचुरल है, इसलिए आप उतना चीज़ों से कनेक्ट नहीं किए होंगे। आपने शेप्स को आराम से उसको ड्रॉ कर लिया होगा, एंड देन आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि बैलेंसिंग कहाँ पे हो रही है करके। बट मेरा ये जी। था कि जो बच्चे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्क बना लिया है, तो जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे, आपके फेलो मेट्स होंगे, वो उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपका वर्क काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैंने ये प्रोसेस ली, इस प्रोसेस पे मैंने ये पहले देखा, फिर मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए। आप ले सकते हैं, मैंने देख चुकी हूँ तो इसलिए मैंने नहीं लिए, लेकिन आप ले सकते हैं। तो रेफरेंसेस लिए, फिर मैंने पहले रेनबो चूज़ किया, या मैंने पहले क्लाउड बनाना चूज़ किया, देन मैंने ये किया। आपको टूल्स नहीं बताने हैं, आपको सिंपली प्रोसेस बताना है कि आप इस फिनिशिंग आउटपुट तक कैसे पहुँचे। राइट, ये चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये सबके लिए है, जो भी अपने काम कर रहे हैं, वर्क अचीव कर रहे हैं, उन सब के लिए ये चीज़ है। अच्छा सर, एक चीज क्लियर करना था, सॉरी। जी, श्योर। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, और हम्म। मैंने किया प्रॉपर कोर्स किया है जी मैंने, मेरे मतलब मास्टर्स मेरा इसी से हुआ है। जी तो हम लोगों को ये चीजें बताई गई हैं कि आप कुछ भी ऐसा क्रिएट करो जो चीज आपको कहीं ना मिले, मतलब वो प्रॉपर आपकी सोच होनी चाहिए। जी तो मैं मेरा एक्चुअली मेरा उस इस वजह से मैं रेफरेंस के साइड नहीं जा पाती हूँ ना, जी कि हाँ मुझे वहां से देखना है जी या जी। कुछ ऐसा। बट अगर रेफरेंस कहेंगे तो हाँ, एफ्रो अमेरिकन के बहुत मंडाला आर्ट और ये सारी चीजों में काम करते हैं। करेक्ट बात है। फेस तो जी, एक्चुअली इस कर पॉइंट पे सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे, मतलब जो एकेडमिक्स ने आपको ये चीज़ बोला है, चाहे वो एनआईडी हो, चाहे बड़े से बड़े जितने भी ये चीज़ होंगे, मतलब ग्राफिक्स के डीएचओ। जो होंगे, खैरागढ़ हो, चाहे कोई भी कहीं से भी अगर हमको पता चल रहा है, ये मुझे थोड़ा सा हिपोक्रिटिक लगता है जब कोई ये बोलता है ना कि आप मतलब ऐसी कोई चीज़ बनाई है जो जीवन में कभी नहीं बनी हो या आपको नहीं मिली हो कभी। राइट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मान लीजिए रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन आप अपने माइंड से तो रेफरेंस ले ही रहे हैं, क्योंकि आपने अगर वो चीज़ नहीं देखी है तो वो तो कभी आप बना ही नहीं सकते। ये ज़रूर है कि पहला, हाँ। है ना, पहला कोई भी चीज़ अगर आप बनाएंगे वो हमेशा बेकार बनेगी, ये है। इस जी। चीज़ का कोई नहीं, मतलब ये और नहीं हाँ, है। मेरे उसमें रेफरेंस अगर आप देख सकते हैं तो है काफी, जैसे सनराइज सनसेट, वो मेरा खुद राइट, का वो सोचा हमने हुआ एक नहीं है, वो नेचुरल वर्ड से, नेचुरल है। राइट, नेचुरल वर्ड से, नेचर से हाँ। हमने ले लिया। तो रेफरेंसेस तो, स्टेयर्स भी हैं तो। एग्जैक्टली हाँ। exactly, अब क्या होता है कि आपने काफ़ी समय दिया हुआ है, आप ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हैं और आपने काफ़ी समय इस चीज़ में दिया है। बट यंगलिंग्स जो हैं, या मतलब जो इस चीज़ में यंगलिंग्स कहलाते हैं ना, जो नए हैं आर्टिस्ट एकदम, अब वो या तो उतना समय नहीं दे सकते। प्रोबेबली हो सकता है कि किसी के पास एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो कि वो तुरंत ना जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, वो इस सिचुएशन में अपना डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, वहाँ पे आपके पास पूरा रेफरेंस गैलरी है, आप उन्हीं में से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको बनानी है। तो वो, इसलिए वो प्रोसेस मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो डेफिनेटली ज़रूर उस पर थोड़ा सा आप वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, है ना, कुछ समरी ज़रूर जी। वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। राइट, ओके। मेरे को आपने जो दे दिया वो तो मैं समझ गया था, ठीक है, बाकी आपको वहाँ ज़रूर एक चीज़ देना पड़ेगा। ओके, सो आज एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि यहाँ पे हमारे पास, मेरे पास कुछ आर्ट वर्क्स आए थे, और रिची का आर्ट वर्क आया था, वो ये वाला वर्क उन्होंने क्रिएट करके मेरे को भेजा था। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आर्ट वर्क जो है वो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। अब फ्लैट रीज़न क्या है, फ्लैट इसको आप लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको ये आर्ट वर्क जो है वो फ्लैट नहीं लग रहा है या फ्लैट लग रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सब फ्लैट ही लग रहा है। पहले फ्लैट, फोकस नहीं किया, आप बोले तो फ्लैट है। हाँ नहीं, मैं बोला तो वो तो होगा ही फ्लैट, वो तो बात है ही, है ना लेकिन आपको, मतलब मैं सबसे एक राय जानना चाह रहा था, एक फटाफट एक छोटा छोटा, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये फ्लैट कैसे है,
और कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें सेम कलर यूज हुए हैं, लाइट डार्क नहीं यूज हुआ है। डेप्थ की कमी है क्योंकि और डिफरेंट शेड्स यूज नहीं है, दैट्स ओके। बट यहाँ पे एक फ्लैटनेस है सेंस में, वो ये है कि वॉल्यूम की कमी है, ड्राइंग में वॉल्यूम की कमी है। इसलिए जब डिज़ाइन जो है वो, इवन दो आपने बहुत सारे यहाँ पे ये घेर दिए हैं या वेव्स बोल सकते हैं, जो भी आपने इसमें रिंकल्स दिए हैं, राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शेप बना है इसके कारण क्या हो गया, ये पूरा ट्रायंगल शेप बन रहा है। और ये ट्रायंगल 2D ट्रायंगल बन रहा है, ना कि 3D। एक सिंपल प्रो टिप यही रहती है कि कोशिश करें वॉल्यूम डालने के लिए आपको कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप कर्व कर देंगे इस चीज़ का, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, एक कोन का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। कोन शेप होता है ना, आइसक्रीम का कोन होता है, उल्टा रख दीजिए उसको, तो यस एक सर। है ना, एक वेट आ जाता है, एक वॉल्यूम आ जाता है। वो कमी है इस चीज़ में, वो हो जाएगी तो ये वर्क जो है इसी फ्लैट वाले कलर में भी, फ्लैट कलर में भी आपको एक 3 डायमेंशनल फील दे देगा। तो ये एक चेंजेस रिची को करनी है अपने वर्क में, यस सर। ठीक है, तो वो आप मेरे को करके भेजेंगे। प्लस दूसरी चीज़, लड़की के बाल बहुत छोटे हैं, यहीं पे ख़त्म हो गए, है ना? यस सर। ठीक, या तो वो, तब वो आगे है ना बाल, इसलिए। हाँ समझ गया मैं कि मतलब ठीक है, गने भी नहीं है, ये भी समझ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सर हाथ। इसमें शेडिंग डालते नहीं बन रहा था, समझ नहीं आ रहा था। ओके, शेडिंग के विषय में भी आज हम लोग मास्किंग देखेंगे, तो वो सीख जाएंगे कि कैसे इसमें नॉर्मल मास्क करते हैं, शेडिंग मास्क कैसे करते हैं। सो ये एक वर्क था। फिर मेरे पास रंजीत का भी एक वर्क आया था, राइट। मैंने एक चीज़, रंजीत के वर्क में डेफिनेटली काफ़ी कुछ है, ठीक है, बट मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है, वो ये है कि रंजीत कलर्स के साथ कोई थ्योरी यूज़ नहीं करते। क्यों रंजीत, है ना, कलर हाँ थ्योरीज, बोले कलर्स के साथ। कलर्स की जो थ्योरीज हैं जो हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ी थी फोटोशॉप के हाँ अर्लियर, याद है मोनोक्रोमेटिक वाली, हाँ है ना, मोनोक्रोम हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज हो गई, वो अप्लाई कर देते ना, तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम शेप के साथ नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम कलर्स के साथ हो गई है, कलर सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ फिक्स करेंगे। किस में बनाए थे, इलस्ट्रेटर में ही है ना? हाँ सही इलस्ट्रेटर तो में। ये टेक्सचर कैसे आया ये वाला मास्किंग, उसको उसने सीखा है, वो तो आगे चल रहा है ना वो आप लोगों के कोर्स से। रणजीत एडवांस चलता है, वो यूट्यूब से भी देख लेता है। हाँ तो, अरे नहीं सर, कुछ भी नहीं तो है आपको उसमें, भी जो सिखा बॉक्स नहीं देगा। होते, हाँ गोल गोल बॉक्स, बॉक्स को ही कॉपी पेस्ट किया, और क्या है। हाँ मुझे पता है तुमने बॉक्स ही यूज किए, ठीक है। तो मेरे को भी पता था, मैं सिर्फ खाली मजाक कर रही थी, सॉरी रंजीत। अगर बॉक्स यूज करोगे ना तो फाइल बहुत गंदी हैवी हो जाएगी। ओके सो यहाँ पे ये जो डिज़ाइंस बनाए थे ये काफ़ी अच्छे अरेंज्ड आ गए हैं, और पीछे में ग्रे कलर का एक बैकग्राउंड डाल देंगे ना, तो ये और ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, डार्क ग्रे का, थोड़ा सा डार्क ग्रे, ताकि प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ जाए। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मालूम क्या है रंजीत, आपके इस पूरे वर्क में एक ही सिचुएशन है, ग्रेडियंट इशू नहीं है, वो सब कलर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो मैनेज है, क्लाइंट बता देगा कि नहीं यहाँ पे ये पसंद नहीं आ रहा, वो हो जाता है। मेन सिचुएशन है इसमें ना, यूनिफॉर्म है सारे डिज़ाइन, इसीलिए मैंने बताया था ना प्रीवियसली क्लास में, हम लोग ने डिस्कशन किया था कि यूनिफॉर्म लाइन वेट होगा ना तो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है डिज़ाइन, और यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है। डिज़ाइंस काफ़ी क्रिएटिव हैं, बने हुए हैं, सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, लेकिन ये आपको अभी आप लोग को, क्योंकि आप बना रहे हैं तो आपको ये ऐसा लगेगा कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, राइट, मुझे अच्छा लग रहा है ये शेप, लेकिन जब आप इसको क्लाइंट के पास ले जाएंगे, या खुद ऐसा सोचिए कि आपको इसके लिए पैसा देना है, तो देंगे पैसा नहीं,
आई एम जस्ट सेइंग वो उसने बनाया अच्छा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको वर्दी ऑफ मनी अगर आप देना चाह रहे हैं, आपका लोगो है भाई, आप अपनी कंपनी का ब्रांड लोगो बनवा रहे हैं या अपनी कंपनी के ऐप बनवा रहे हैं या उसके लिए कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो आप उसके ग्राफिक्स के लिए पैसा पे कर रहे हैं और आप अपने ग्राफिक्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्टिंग डिज़ाइन की ओर जाएंगे। इंटरेस्टिंग डिज़ाइन कैसे आएगा, इसमें एक ही सिचुएशन थी जो मुझे लगी, आप लोग वेरी कर सकते हैं या बता सकते हैं, वो ये कि रंजीत इसमें स्ट्रोक्स का यूज़ करते ना हम तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि स्ट्रोक्स कम करने के कारण क्या हुआ है ना, वो यूनिफॉर्म शेप आ गए, सब चीज़ में यूनिफॉर्मिटी आ गई। अगर हम स्ट्रोक्स यूज़ करते ना तो ये बहुत क्रिएटिव हो जाता, मोटे से स्ट्रोक ओवरऑल सारे डिज़ाइन में ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। सो ये वाला अच्छा लगा मेरे को, ये और ये नहीं, ये ग्रेडियंट तो बहुत ही बकवास था ग्रेडियंट क्यों डाले थे, है ना, ये सही था। सो ब्लॉक भी अच्छा था। कौन सा अच्छा था? ब्लॉक। ब्लॉक, राइट। और कौन ने भेजा था मुझे? आपने ग्रुप में भेजा था। सब मेरा भी है कर्सर वाला। कर्सर वाला आपका भी था। ब्लॉक कौन सा वाला, ये वाला लॉक की लॉक? नहीं, ताल। हाँ, ताला, राइट इसमें मतलब दिख रहा है कि हाँ स्टील का है। राइट। मैं वो देख रहा हूँ, पहले मैं सब ऊपर चला गया। पूजा के वर्क में मैंने पूजा को बता दिया था, यहाँ पे बस यही सिचुएशन हुई थी जो आप लोगों को करनी है। कॉमिक स्ट्रिप आप लोग ने पहले नहीं देखी कभी कॉमिक स्ट्रिप? मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने जहीन को भी दिया था। क्या था जहीन? यस सर। सुनना नहीं कभी क्लास के दौरान? बस सुन रही हूँ। गार्बेज बीन और एक वो कुछ गार्बेज बीन कॉमिक्स स्ट्रिप, ये अभी की बहुत ही ट्रेंडिंग कॉमिक्स स्ट्रिप हैं। इनको देखिए तो ये आपको स्टोरी कन्वे करने के लिए दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉमिक्स क्रिएट होती है, और ये काफ़ी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा चल रही है, राइट। सो ये जो सेक्शन है ये पूरा लेआउटिंग सेक्शन होता है, तो पहले लेआउट तैयार किया जाता है, कौन से पैनल पे क्या होगा, कौन से पैनल पे क्या होगा। ये वाला जो है ये 4 वे, हाँ शो 4 वे कास्केड स्टाइल लेआउट है। ये कास्केड स्टाइल दैट मीन्स कि सब कुछ एक बराबर ग्रिड में रहेगा। 4 का है, 4x4 का है, ठीक है, ऐसा 6x का भी हो सकता है, 6x का भी हो सकता है, या जो आप लोग बना रहे हैं ना ये वाला, इसका भी हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज़ ये अंडर पेज नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग देगा जब आपका ये आउटर बॉर्डर नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कॉम्पोजिशन लैंडस्केप है तो दोनों कैरेक्टर जो हैं वो बराबर बराबर होने चाहिए एक जगह पे। और टेक्सटिंग जो है वो हम लोग जो है वो राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, इवन कॉमिक्स भी आप पढ़ते हैं तो राइट टू लेफ्ट ही पढ़ेंगे, तो ये टेक्स्ट जो है वो इधर रहेंगे, ये करेक्ट है, ये वाला इस तरफ रहेगा, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, रीडेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाएगी। थोड़ा सा शेप को बैलेंस करना था, शेप थोड़ा सा बड़ा करना था, प्लस वेरिएशन का मैंने बता दिया था, वेरिएशन चाहिए था। वैसे ही सेकंड वाले और फर्स्ट लेआउट और सेकंड लेआउट के बीच में अगर आप थोड़ा सा गैप दे देते और इसको थोड़ा बड़ा कर देते, इवन रखते, तो वो ज़्यादा बेटर आउटपुट आता है ना। ये थोड़ा छोटा हो गया, तो वैसे इसको रखते। वो और मुझे यहाँ पे सीखना है कि कैसे इसको प्रॉपर स्केल में डिवाइड करना है। राइट प्रॉपर में रखते तो वो ज़्यादा अच्छी रीडेबिलिटी देता आपको। कॉमिक स्ट्रिप के पीछे हमारा मकसद ही यही है कि हम जनता को अपनी तरीके से अपनी स्टोरी पे ट्रांसलेट करा सकें, है ना। तो अगर वो ब्लॉक 1 पता नहीं चलेगा मेरे को, जो पहला ब्लॉक होता है ना रीडिंग का, वही डिसाइड करता है कि जनता नेक्स्ट वाले में कैसे जाएगी। करेक्ट, सेम चीज़ जैसे एग्जाम में पेपर का होता है, पहला क्वेरी से पता चल जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी है ना। तो पहला ब्लॉक आपको वो पूरे स्टैंडर्ड तय कर देगा कि लेफ़्ट टू राइट रीड करना है, राइट टू लेफ़्ट रीड करना है, या फिर कैरेक्टर की बैलेंसिंग कैसी होगी, कैरेक्टर कैसा होगा, लिखने का तरीका कैसा होगा, ये सब पहले ब्लॉक से जनता समझ जाएगी।
उसी स्टैंडर्ड को हमें बाकी के ब्लॉक्स में फॉलो करना है, तब जाके वो बराबर बनेगा। प्लस ब्लॉक्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? हाँ तो ब्लॉक्स के बीच में गैप जो है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? कॉमिक्स के ब्लॉक्स के बीच में ना एक गैप होता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा ना, ये वाले जो गैप हैं इनको क्या बोलते हैं? मैंने आई थिंक ये प्रीवियस एक क्लास में इसका नाम लिया था इस पॉइंट का। नो आइडिया। कॉमिक्स के बीच के जो गैप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गटर लाइन। गटर बोलते हैं, गटर स्पेस होता है जो कि जो कॉमिक्स में ब्लॉक्स के बीच का जो एरिया होता है, जो खाली एरिया होता है, उसको गटर बोला जाता है। गटर ना, मैं सही सुन रही हूँ ना? राइट, गटर, GUTTER, उसको गटर ही बोलते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं ना वैसे ही गटर है वो, कि वहाँ पे डिज़ाइन जो भी जाता है वो क्रॉप हो जाता है, यानी वहाँ के डिज़ाइन को काउंट नहीं किया जाता। तो ये बनाई जाती है कॉमिक्स के साथ। जब ड्रॉ करते हैं कॉमिक्स को तो पहले स्केचिंग में सारा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके चारों ओर हम लोग ब्लॉक्स बना देते हैं, और ब्लॉक्स बनाने के बाद जितना एरिया कट गया है या गटर के एरिया में चला गया है उसको इरेज कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर में। तो ये कॉमिक्स का प्रोसेस रहता है जब हम लोग कॉमिक्स में वर्क करते हैं। ओके, सो ये एक रेफरेंसेस आप ले सकते हो अपने उसके लिए, क्या बोलते, कॉमिक स्ट्रिप के लिए जो आपको वहाँ बनानी थी, तो आप उसके लिए रेफरेंसेस ले सकते हैं। गार्बेज बीन, और दूसरा कौन सा दिया था मैंने, ज़हीन? यस सर। सर एक मिनट याद नहीं, कुछ हैप्पी करके था उसका नाम। अच्छा हाँ ठीक है, वो या हैप्पीनेस एंड साइनाइड करके एक और कॉमिक यस सर, स्ट्रिप है, यस हैप्पीनेस सर। एंड साइनाइड। तो ये थोड़ा सा बोल्ड क्या बोलते टॉपिक्स पे बात करते हैं और ओवरली एग्जैजरेट करके कॉमिक ह्यूमर जनरेट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना होगा। चलिए अब हम और थोड़ा सा सर और, एक हाँ चीज बस, या शो। कैसे मतलब कैसे पता करें कि हाँ हमें इतना ही बड़ा पेज चाहिए, मतलब इस चीज के लिए, ये चीज मुझे जाननी है। ओके, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप A4 साइज अगर पेज लेते हैं या A3 साइज लेते हैं कॉमिक स्ट्रिप के लिए, पहले उसमें ड्रॉ कर लीजिए पूरा प्रोडक्ट ड्रॉ कर लीजिए, पूरी कॉमिक स्ट्रिप ड्रॉ कर दीजिए। इवन वो गटर के बाहर जा रही है, गटर लाइन मत बनाइए पहले, ये ब्लॉक लाइन मत बनाइए, जितने ब्लॉक्स हैं पैनल्स हैं इनको मत बनाइए, केवल ड्रॉ कर दीजिए पूरा। और ड्रॉ करने के बाद आप पैनल करके देखिए, उसके ऊपर उनकी ओपेसिटी कम कर दीजिए ड्राइंग की, और उसमें फिर पैनल करके देखिए कि कितने पैनल्स में आप इसको दिखा सकते हैं। साइज जो है वो नॉर्मल पेपर का साइज तो वैसे भी इलस्ट्रेटर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप साइज कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं, राइट। तो वो तो हमारा जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट जब बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर साइज में ही चाहिए है कोई प्रोडक्ट, राइट, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो स्टोरी है वो उस साइज के अंदर कैसे फिक्स होगी, उसके लिए आपको पहले सारी चीज़ें वहाँ डाल देनी है, ओपेसिटी कम कीजिए, और फिर उसके ऊपर में ब्लॉक्स बना के देखिए, जितना हो सके उतने कम ब्लॉक्स में कवर अप करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इवनली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये भी हो सकता था कि मैं इस पूरे को एक ब्लॉक में ले लूँ और ये कैरेक्टर को थोड़ा छोटा करके दूर पे खड़ा कर दूं, और माँ जो है वो थोड़ा पास आके बड़े पे खड़े हो जाती और वो बोलती और मैं वहाँ पे रीड करवाता इन लोगों का। ऐसा भी कर सकते थे, बट इस सिचुएशन में क्या है कि ये पोजीशन या सीन बैकग्राउंड चेंज है, इसलिए उसने अलग अलग रखा है, नहीं तो वो एक ही में इसको कर देता इवेंट को, क्योंकि पंच लाइन आती है वैसे उसमें, नॉर्मली आखिरी पैनल्स में ज़्यादा पंच लाइन आती है, इसलिए उसको सेपरेट ही रखना पड़ता है। एनीवेज, तो ये समझ में आया आपको कि क्या करना है, जी। राइट? क्योंकि जनरली ये लोग क्या करते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं पूरे में,
पूरे पेज में ड्रॉ कर देते हैं और फिर उसके बाद उसमें स्केल से कट करते हैं, लाइन कट करते हैं, फिर उसको स्कैन करके इधर लाते हैं और फिर इसके ऊपर में ट्रेस करते हैं। इससे उनका वो सेक्शन ख़त्म हो जाता है कि उनको कितने एरिया में क्या चीज़ डालना है, वो ट्रेस करते हैं, ट्रेस के बाद फिर कलर कर देते हैं। ठीक, सो दैट इज़ द होल प्रोसेस फॉर द कॉमिक बुक। नाउ अब हम लोग इधर आ जाते हैं और एक लैंडस्केप ले रहे हैं हम। वर्क हमारा A4 साइज़ का ही लैंडस्केप व्यू है, तो ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप रख देंगे और इसको क्रिएट करते हैं। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, आप क्लियर कर दो ना एक बार। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे हम ट्रायंगल या रेक्टेंगल कुछ भी बनाते हैं तो उसका जो एज रहता है, एज कोई सा भी एज रहता है, उसकी लाइन को डिस्टॉर्ट करना होता है अगर, तो कैसे करते हैं? मान लो अगर ट्रायंगल है उसको हम लोग को डायमंड शेप देना है तो उसको कैसे बनाएंगे? मैंने वाइट कलर का ये टूल तो बताया ही था, सर क्या? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बता चुका हूँ मैं रिची। सर हाँ सर, मेरे से नहीं होता है वो। पहले एक आप मेरा वो आइकन वो देखे होगे कर्सर वाला, उसमें में से हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था। अब मैं करती हूँ तो नहीं होता है अपने आप, तो वो डायरेक्ट हाँ सर, ये मेरे साथ भी होता है, कभी कभी अपने से हो जाता है, वही करती हूँ, और कभी कभी वो पागल हो जाता है। इसलिए सर कोई की होगी या कोई उसका वो होगा, ढूंढते रहती हूँ मैं, तो कैसे होगा, पर होता ही नहीं है वो, तो पता नहीं इत्तेफाक से हो गया। आपको वाइट कलर वाला जो एरो है वो यूज करते नहीं बन रहा है, यही मैं समझ पा रहा हूँ, राइट? यस सर, हाँ। ओके, ये शॉर्टकट है वैसे, उसका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी शेप लेंगे, ये दबाएंगे, लेकिन ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए पहला। सो जब भी पहली बार आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं ना, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सारे के सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड रहते हैं, ब्लू कलर के हाईलाइटेड रहते हैं। आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, या तो उसके ऊपर में क्लिक करिए तब होगा, या फिर ड्रैग कर दीजिए, एक हिस्से को ड्रैग कर देंगे तो वो उतना ही हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सॉफ्टवेयर का, ये आपको पूरा कंट्रोल देता है। आपको सिंपली बस एक हिस्सा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए सिंपल क्लिक कर दीजिए, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो बाकी से वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। सर ये तो कॉर्नर्स के लिए है, पर इसका जो एज है उसको अगर मिड से डिस्टॉर्ट करना है, तोड़ना है, तो मिड से डिस्टॉर्ट करना है एज को, तो जैसे एज कि को अगर आप triangle को अगर तोड़ेंगे तो diamond फिर में ये बनाना दो है तो हिस्से जो हैं वो गायब हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये एज जो है ये कनेक्टर लाइन है, ये तभी दिखेगा जब यहाँ से ये दोनों रहेंगे। अगर आप इनमें से बोलेंगे कि इसको डिलीट कर दें, सर वो right? डिलीट तो नहीं होगा, पर खींच के वो टूट जाता है ना। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल को डायमंड शेप देना है, अगर ट्रायंगल हम बना लिए उसको अगर डायमंड शेप दे रहे हैं तो। ओके, ओके सर, तो वो जिस जहाँ से हमको डिस्टॉर्ट करना है वहां पे पहले क्लिक कर लेंगे। हाँ, ओके एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने तो डायमंड शेप बन गया वो, है ना? ओके ओके, हाँ ये ट्राई करेंगे सर। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखिएगा आप। ओके, सो हाँ, और कोई डाउट है? सर नो, चलिए आज हम लोग कुछ स्पेशल दो तीन चीज़ देखेंगे। आज मास्किंग देखेंगे और शेप की बैलेंसिंग देखेंगे, ग्रिड्स एंड गाइड्स, मार्जिन कैसे बनाने हैं, और उसमें आगे जाएंगे। तो सबसे पहले इस बार हम लोग सिंगल फोल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सिंगल फोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है? जो बीच से एक बार फोल्ड हो चुके, है ना, एक बार फर्स्ट फोल्ड हो चुके, वैसा कोई प्रोडक्ट जो है उस पर बात करेंगे। कंट्रोल आर शॉर्टकट है रूलर्स का, आप लोगों ने फोटोशॉप में यूज किया होगा। और खेल लो तेज, और तेज कर लो, है ना? मैं कान में हेडफोन लगा के सुनो ना भाई। नहीं, मैं रूलर के बारे में बात कर रहा था। तो रूलर जो है वो कंट्रोल आर से आएगा।
अब कंट्रोल आर में टॉगल होता है ये रूलर, और इसका जो मार्जिन है वो हमारा क्या सेटअप है, अभी फिलहाल हम लोग कौन से वैल्यू ले रहे हैं, इट्स यूनिट विल बी इंच, इंचेस वे में चल रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि ये 0 to 2 दैट मीन्स 2 इंच दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा और ऑल्ट दबा के करूँगा तो 0 to 1 ये 1 इंच का रहेगा और उसके बीच के डिवीजन रहेंगे, ठीक है। अब इसका काम ये होता है कि ये आपको ओरिजिन बताता है कहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है। अब मेरे पास जो मेरा पेपर है वो कितना बड़ा है, 0 to अप्रोक्सीमेटली 12, क्योंकि ये 11 पॉइंट समथिंग का है, 11.6 समथिंग का है। तो मैं सिंपली यहाँ से क्लिक और ड्रैग करूँगा और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, गाइड। गाइड क्या होती है, ये रूलर होती है ना, यानी कि ये मार्जिन होता है, इनको गाइडलाइंस बोलते हैं। ये स्नैपी होती हैं, स्नैपी होने का मतलब ये है कि इन पे ग्राफिक चिपक जाता है। तो जब भी कोई आर्ट वर्क का मार्जिन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने छोड़ा तो देखिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट गाइड्स जो होते हैं वो लॉक होते हैं। तो आपको सिंपली ग्रे एरिया पे क्लिक करना है, आपका प्रॉपर्टीज पैन ऐसा हो जाएगा और इसमें देखिए ये बीच में गाइड्स ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिए। अब आप गाइड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट गाइड्स और गाइड्स में अंतर होता है। गाइड्स मैनुअल गाइड्स होती हैं, जो ब्लू कलर की दिख रही है मैनुअल गाइड्स हैं, और जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो आपको एक पर्पल कलर की लाइंस दिखेंगे। देखिए नीचे पे पर्पल कलर की लाइंस, ये स्मार्ट गाइड्स हैं। ये मुझे क्या बता रही हैं कि अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेंटर पे भी आ गया है और उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है वो भी मुझे बता रहा है। तो ये थोड़ा हेल्पफुल होता है आपको मार्जिन बताने के लिए। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को फिक्स कर दिया। अब मुझे सेंटर से, क्योंकि एक सिंगल फोल्ड बना रहे हैं ना, तो सिंगल फोल्ड बनाने के लिए हमें सेंटर पे एक गाइड पुट करनी होगी। मार्जिन 0 to 12 का है तो 6 तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिन होना चाहिए, है ना। तो कई बार ये स्मार्ट गाइड जो है वो स्नैप करके बताती हैं, कई बार नहीं बता रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा सी, अब वो काम कर रहा है, कभी काम कर रहा है कभी नहीं करता, इसलिए ज़्यादा रिलाई करिए अपने मैथमेटिक्स स्किल पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेंटर पे मैंने जब एक गाइड लगाई है, अब उसके एक यूनिट राइट और एक यूनिट लेफ्ट पे मैं गैप क्रिएट करूँगा। क्यों गैप क्रिएट करूँगा, क्योंकि सेंटर जब फोल्ड होगा तो एकदम पतला फोल्ड नहीं होता, वो थोड़ा सा मोटा होता है कपड़े के, सॉरी जो पेपर होता है उसके विड्थ के कारण थोड़ा सा मोटा रहेगा, तो ग्राफिक जो है वो यहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, छोटा सा गैप बना लोगे। अब ये हो सकता है कि आप इस गैप को और छोटा कर दें, तो जितना जूम करते जाएंगे ये जूम होती जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस डिज़ाइन पे बना रहे हैं। तो मैंने इसको और छोटा कर दिया। अब मुझे इन ग्राफ्स में भी बीच में ब्लॉकिंग चाहिए, क्योंकि मैं इसके बॉर्डर पे कुछ और बनाऊंगा। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला रूलर यूज़ करेंगे और वर्टिकल के लिए ये वाला रूलर यूज़ होगा। और अगर आपको कोई भी गाइड्स की चेंजेस करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाइट कलर का है और ये साइन कलर का है, बहुत दिक्कत होती है कई बार देखने में, सर दुखने लगता है। तो कई बार इतना ब्राइट में काम करना है तो आप एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके ग्रिड्स एंड गाइड्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। जो भी कलर आपको देना है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये साइन पे ही सेट रहता है, बट आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया है एक यूनिट यहाँ से भी ब्लॉक कर देता हूँ, सिंपली 0 to 1 यूनिट दोनों जगह ब्लॉक कर दिया मैंने। थोड़ा सा इस तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 12 नहीं है। अब हमारे पास पूरा मार्जिन ब्लॉक आ गया है। इसकी खासियत ये है, हमारा जो शेप है
जैसे कोई भी हमने शेप बनाया, इसको एक कलर कर देते हैं, सी ये स्नैप हो जाता है उसके। अपने आप वो उस पे स्नैप होता जाएगा। तो इसलिए गाइड्स बना के आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मार्जिन चाहिए होगा 1 यूनिट का। ये तो कट मार्क्स होंगे, यानी कि यहाँ से फोल्ड हो गया है तो यहाँ तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद का जो गैप होगा वो आपका ग्राफिक का लिमिटेशन होगा कि यहाँ पे आप ग्राफिक लिमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग, सी स्नैप होने के कारण वो पूरा फिक्स होके आया है। अब यहाँ पे मैं इस पे कोई कलर पुट करूँगा। हाँ, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको हम अगर कोई एक कलर दे देते हैं, इट्स काइंड ऑफ, है ना, चेंज कर दें। ओके, इस कलर को थोड़ा सा हम ऑफ कर देते हैं। लेट्स से आई विल गिव इट एन ऑरेंज एंड अ बिट ऑफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऑरेंज पे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ज्योमेट्री है फिक्स आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चेंज कर देते हैं यहाँ तक। अब ये गैप जो है वो ज़्यादा या कम करना हो तो भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं उसको। तो लेट्स गिव इट बाय दिस, इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब आप हो सकता है पीछे पूरा एक कलर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये वाला जो कलर है जो हमने लिया है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? इट्स काइंड ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज का ग्रीन रहेगा, एग्जैक्ट ग्रीन। राइट, सो हल्का सा ग्रीन किसी में भी ऐड कर देंगे ऑरेंज के, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्ट ग्रीन होता है ना, कंप्लीट रेड का कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट इन रियल वर्ल्ड, आई मस्ट से, रियल वर्ल्ड में नहीं होता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसमें ही रहता है ना। ओके ओके, डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में RYB रहता है और इधर RGB होता है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है करके। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हमने 2 गैप बना लिए हैं। ठीक है, अब इसमें ग्राफिक ऐड करेंगे, और सिंगल फोल्ड्स किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ग्रीटिंग के लिए आप बना रहे हो सकता है आप इसमें ब्रोशर बना रहे हो, एक छोटा सा पैम्पलेट सिस्टम या कुछ बना रहे हो, तो ऐसा ही कुछ बनाते हैं, है ना। सो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम शेप्स ऐड कर रहा हूँ। अब शेप्स ऐड करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, खासकर पैटर्न फिलिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मैंने इसको जो यूज़ करके देखा विच वॉज फाइन, कि हम लोग क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा समझते हैं, ह्यूमंस जो हैं पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसमें आप थोड़ा भी केओस देंगे ना तो पकड़ में आ जाता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में इजी तरीका क्या होता है कि आप सिंपल शेप्स लें और उन शेप्स को थ्रू आउट द टाइम यूज़ करें। आप 2 शेप्स को एक साथ मर्ज मत कीजिए, ठीक है। शुरुआती डिज़ाइन में फाउंडेशन बनाने के लिए उसको एक साथ मर्ज मत कीजिए। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, और इस पे मैं एक स्टार ले रहा हूँ। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और शेयर। शेयर एक्चुअली में क्या करता है, शेप को किसी एक डायरेक्शन पे चेंज कर देता है, हाँ? तो अगर मुझे थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में देना होगा तो आई विल जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दैट। इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा और पाथ फाइंडर से सबट्रैक्ट, दैट विल बी समथिंग लाइक दैट।
राइट। हाँ, उड़ता हुआ नजर आ, राइट। शेयर से क्या होता है, वो बेंड हो जाता है, तो आप कैसे भी उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। इसको वर्टिकली करना है तो यू कैन अप्लाई दैट ऑन वर्टिकल पर्पस। दोनों को सेलेक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या? हम्म। शिफ्ट करके जब छोटा कर रहे हैं इसको, तो अगर शिफ्ट करके नहीं हो रहा तो कंट्रोल के साथ कीजिए। नहीं हो रहा, एक बार, ठीक है, मेरे को आई विल हैव टू सी। ठीक है। अब मुझे ये आर्टवर्क जो है, जो भी मैंने बनाया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ ना जाए, ये इसके अंदर ही रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फोटोशॉप में क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव क्यों करेंगे, वो पर्सपेक्टिव तो होता ही नहीं है। पर्सपेक्टिव टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव? एक पॉइंट पे इमेज बन रही है। नजरिया, नजरिया। नजरिया, ये हमारा फिलोसफिकल है ना, पॉइंट था कि आर्ट में पर्सपेक्टिव यानी कि वो एक पॉइंट से ही सारे जितना भी इमेज ड्रॉ होती है वो एक पॉइंट से नज़र आती है। तो ऐसे 3 टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, तो वो यहाँ पे काम नहीं आएंगे और ना ही फोटोशॉप में काम में आएंगे, क्योंकि फोटोशॉप में उस टर्म को पर्सपेक्टिव नहीं बोलते थे, उसको क्लिपिंग बोलते थे। तो यहाँ पे भी ये क्लिप कहलाएगा। क्लिप का मतलब क्या होता है, इस शेप के अंदर पे इसको फिक्स करना। कंट्रोल एक्स करके उसको कट कर लीजिए, शेप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ नीचे जाइए, यहाँ नीचे पे क्लिक करेंगे। आप में से कई जो एडवांस वर्जन यानी कि और एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, उनके में ये 3 अलग अलग आइकॉन्स में नज़र आता है, लेकिन होता यही है। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट डी इसका शॉर्टकट है। बाकी यहाँ पे ये ड्रॉ इनसाइड आपको यूज़ करना है। जब ड्रॉ इनसाइड करेंगे तो क्या होगा, आपके शेप के चारों ओर एक मार्क्यू आ जाएगा, छोटा सा, छोटी छोटी चीटियाँ जैसे चल रही हैं वैसा आ जाएगा। करेक्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम किसी भी तरीके सर का वो ग्राफिक कंट्रोल डाल सकते एक्स क्यों हैं। किए थे? क्या चीज़? कंट्रोल एक्स क्यों किए थे? कंट्रोल एक्स से कट करने के लिए यूज़ किए थे, क्लिप करने के, मतलब ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। ठीक है। वो वही होता है, हर जगह वही होता है। अगर मैं एप्पल यूज़ कर रहा होता तो क्या बोलता, कमांड, कमांड एक्स, कंट्रोल वी। एप्पल में कमांड होता है ना, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल वी करेंगे और अब हमारा डिज़ाइन जो है वो इधर चला गया है, मेरे बोलने से नहीं, केवल ऐसे देख लेंगे कि वो डिज़ाइन सही में चला गया है वहाँ पे। ठीक है। सो एक डिज़ाइन हमारा ये हो गया। लेट्स टेक इट अप और एक यहाँ पे। ठीक है, सिंपल, सिंपल एंड बैलेंस्ड। अब लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट सम सेपरेट शेप, जो मैं अपने तरीके से कुछ बनाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे वैसा कुछ क्रिएट करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बने बनाए शेप्स हैं, तो लेट्स क्रिएट समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक शेप ये आ गया। I'll select this, transform and reflect. Okay. हाँ, कर्व्स जो हैं वो हम ठीक है, हमने 4 शेप लिए, कंट्रोल जी, इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे। अब अगर आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से R दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप एक रोटेशन वाले टूल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये रोटेशन वाला टूल क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में हेल्प करता है। करेक्ट।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लू कलर का आपको एक टिक नज़र आ रहा होगा। ये टिक एक्चुअली में इसका एंकर पॉइंट है। तो अगर आप इस टिक को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट यानी कि बस ऐसे क्लिक करके उठा लेना है और इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो वहाँ से रोटेट होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑल्ट दबाना है और इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अब उसके बाद कंट्रोल डी, क्या दबाया था सर वो घुमाने के बाद, रोटेट करने के बाद? मैंने रोटेट करने के बाद सिंपली ऑल्ट दबाया और छोड़ दिया। ऑल्ट से क्या हुआ, हमारा जो रोटेशन है ना, ये क्लिक करें, यहाँ पे लाए, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देंगे और ऑल्ट दबाएंगे। ऑल्ट से देखिए कर्सर मेरा चेंज हो गया, इसका मतलब वो क्लोन हो जाएगा और सिंपली बस इसको मैं छोड़ दूंगा। एंड देन रिपीटर एक्शन को बोलते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से रिपीटर एक्शन होता है, यानी जो लास्ट आपने क्रिएट किया है वो चीज़ फिर से होती जाएगी। सो विल जस्ट हैव टू पुट इट। तो कंट्रोल डी बोले ना? हाँ, कंट्रोल डी, डी फॉर देहरादून। ओके सर। कौन बोला ये डी फॉर डॉग? उतनी वोकैबुलरी रहेगी तुम्हारी, ज़्यादा नहीं पढ़ना तुम। तो इतना सब कुछ सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल जी। हाँ, वो नहीं बोलेंगे वो। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर पे छोटा सा एक मैं सर्कल बना दूं, क्योंकि मेरे को सर्कल्स बनाने की बड़ी आदत रहती है। सो आई जस्ट मेक अ सर्कल, ठीक है। बाकी हाँ, कंट्रोल डी से now you can actually put it over in this area, और either आप या तो इसको ना छोटे छोटे बॉर्डर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से बात करना या बात लिखना शुरू करना है और कहाँ तक ख़त्म होगा, तो वो यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा यूनिफॉर्म बैलेंसिंग रखेंगे उतना अच्छा है। डिज़ाइन को इस तरीके से रखिए कि वो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को। कभी भी ये ना करें कि आप बीच में या कोई अनइवन चीज़ों पे ऐड कर दें इसको, है ना। हालांकि ये उसमें भी अच्छा ही लग रहा है, और मैंने बनाया ना इसलिए। ठीक है। बाकी आप कोशिश करें कि इसको एक मीनिंग दे, कोई भी चीज़ जो क्रिएट कर रहे हैं उसको एक मीनिंग दीजिए अपना। और मीनिंग आएगा कैसे कि जैसे अब मुझे यहाँ पे यहाँ से यहाँ लिखना है, तो अब मुझे ऐसा कोई ग्राफिक चाहिए होगा जहाँ पे मैं ये लिख सकूँ। तो मुझे एक वाइट जगह देनी होगी जहाँ पे वो लिखे कुछ भी, है ना, या कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, वो चीज़ ऐड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पेन टूल का यूज़ करेंगे। हाँ, और ये भी कर सकते हैं कि हम इसको डिवाइड कर लें सेंटर से, ठीक है। और probably we could also use this one, 3 भाग में डिवाइड कर लें, ठीक है, ताकि मेरा जो स्नैप हो सके ना इस पे डिज़ाइन। शिफ्ट दबा के बराबर बराबर एरिया में कैसे डिवाइड हो रहा है? वो तो खैर मैंने ऐसे ही, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है 3D। बाकी आप चाहें तो मार्जिन लेके भी कर सकते हैं ना, 0 to 1, 1 to 2 ऐसे करके। तो ये एक्चुअल में एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग रूल्स ऑफ थर्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक का ना मार्जिन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करिए, एक लाइन लीजिए और उस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हो आप। तो ये क्या है, ये लाइन आपको एक्चुअल साइज बता देगी। शुरुआत में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये एक विजुअल तरीके से मैंने इसको बस डिवाइड कर दिया है 3 भाग में। ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेटली हो वो, बट एक विजुअल तरीके से वो हो जाए। और अगर आपको इसको चेक करना है तो वही मैंने आप लोग को पहले फोटोशॉप में आई थिंक बताया था, फोटोशॉप में नहीं पर मैंने किसको बताया था कि लेयर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके देख सकते हैं, कल ही तो बताया था ना।
परसों परसों की क्लास में मैंने अपने लोगो डिज़ाइंस को फ्लिप किया हुआ था, तो इस ओवरऑल को फ्लिप करके देख लीजिएगा। अगर बैलेंस डिसबैलेंस होगा ना तो पता चल जाएगा। वो एक आदत होती है जिससे डिज़ाइन का बैलेंस पता चल जाता है। दोनों तरफ अगर ओके है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों में अच्छा लग रहा है, तो वो ठीक है, बैलेंस है वो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये समझ में आया ना? क्योंकि ये अगर आपको मार्जिन लेना है तो एक्चुअली आपको फिर ये कैलकुलेट करना होगा। ये थोड़ा सा मेरा विजुअल थोड़ा ज़्यादा बेटर रहा है, तो इसलिए मैं बना लेता हूँ उसको, है ना। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने शुरुआत में किया है। वो शुरुआत में ना वो स्केल लेके मार्जिन ले लेता था, ठीक है। हाँ, तो मैंने किया था, बट ओके। तो ये स्नैपी है, और या फिर इसको ग्रिड भी कर सकते हो ना आप, कंट्रोल अपोस्ट्रोफी, है ना। तो ग्रिड ऑन कर लीजिए और सर ग्रिड से आपकी आवाज रह रहा है कि बहुत दूर चली जा रही है। दूर चली जा रही है। ओके, अभी आ रही है आपको आवाज़? हाँ, अभी क्लियर है? हाँ अभी आ रही है। जी, जी। प्रोबेबली वो इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि क्या है, या मेरा या तो माइक ख़राब हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं बजट की अपील करूँगा अपने को डायरेक्टर से। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा एक और शिफ्ट दबा के सेकंड पे स्नैप करेंगे, राइट। और यहाँ पे भी एक स्नैप करेंगे, प्रोबेबली यहाँ यहाँ। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि वो ज़्यादा स्नैप नहीं हो पाया था, तो हम इसको स्नैप कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारे पास एक शेप आ गया। अब हमें जो सेक्शंस पे नहीं चाहिए, इसको हम एक कलर दे देते हैं। इस शेप को एक वाइट कलर दे देते हैं ताकि यहाँ पे लिखने के लिए हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये डिज़ाइंस गायब ना हो या ये डिज़ाइंस इफेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड भी ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स। मैं तो काट देता यहाँ से मैं तो कट कर देता, बट आपने ये बता दिया तो चलिए ठीक है। सेलेक्ट करते हैं और लेयर के अंदर जाएंगे, तो क्या डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो जहाँ से भी उठाए थे वहाँ जाएगा। लेकिन अब ये बैक में नहीं जाएगा, अब ये पूरी लेयर के अंदर चला गया। कैसे गया? हाँ हाँ, आइसोलेट मोड में आ गए थे इसलिए चला, ठीक है। सो लेकिन यहाँ से दिखने लगेगा, काटना ही पड़ेगा। सी आई वॉज राइट, बाय द वे, एट दिस पॉइंट आई वॉज राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कर्व मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा कर्व मैच करते हैं, इधर पे भी एक कर्व मैच कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। शिफ्ट बिना कीबोर्ड से, शिफ्ट शिफ्ट दबा के क्लिक करते जाइए, है ना। मैं ड्रैग भी कर देता हूँ कई बार, क्योंकि अभी आइसोलेट मोड में है ना, तो बाकी और कुछ भी ग्राफिक इफेक्ट नहीं होगा, केवल यही चीज़ रहेगी। बाहर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर जाना जाता है अपने ब्राइट कलर्स के लिए, तो इसको हम थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। इवन फोटोशॉप के इतने ब्राइट नहीं नज़र आएंगे जितने आपको इसके आर्टबोर्ड ब्राइट नज़र आते हैं। अब ये पूरा ग्राफ जैसे हमने बना लिया, हो सकता है मैं मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसको तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं खींच दूँ क्या, या फिर रहने देता हूँ। कौन इतनी मेहनत करे, आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं कि कितना चाहिए। सो अभी बॉर्डर की बात आ रही है, और बॉर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे इजी तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली बॉर्डर्स के लिए, तो हम एक शेप को लेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर पे ले जाएंगे, और यहाँ से ये दोनों ये दोनों ये दोनों, इससे क्या होगा, दोनों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर पे आ जाएंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको चॉप कर देंगे बीच से, राइट। और फिर उसके बाद फिर से मैं इसके बीच में एक सेंटर पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, चाहे तो हम
चॉप कर सकते हैं। थोड़ी सी सेटिंग्स आ रही हैं तो लेट्स सेलेक्ट दिस वन। थोड़ा सा एक लाइन पे रख देते हैं ना। छोटा कर देते हैं, है ना। अब इसको एक एक पिक्सल एडजस्ट कर देते हैं इधर पे। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, वर्टिकल रिफ्लेक्ट यहाँ आ जाएगा। क्या चीज छोड़ दूं या नीचे लगा देता हूँ? अगर इधर इधर नहीं चाहिए तो हम इधर ही लगा देते हैं इसको। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल फोल्ड में दे सकते हैं। आप बॉर्डर भी दे सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। जब कोई चीज़ आपको ट्रांसलेट करनी है यानी लिखने के लिए देनी है तो आप उसके लिए शुरुआती और एंड डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड शेप, जो ओवरऑल शेप रहेगा, जिससे आपका डिफाइन होगा कि वो कार्ड या वो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका कॉर्नर जो है वो यहाँ आ जाएगा और इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। प्रोबेबली ये ऐसा भी हो सकता था, है ना, ताकि जहाँ से यहाँ तक आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब लाइंस की बात करते हैं। अगर लिखने के लिए आपको बॉर्डर लाइंस देनी है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि लाइन क्रिएट करिए, ठीक है, और इसको आप दे दीजिए स्ट्रोक। स्ट्रोक कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। जितना भी चौड़ी लाइन आप देना चाहें। लाइंस के एंड जो हैं अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्मूथ क्रिस्प लाइन है, तो यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे और इसको कैप कर देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगी। और सिमिलरली इसको आप नीचे कीजिए, और हो सकता है लिखने के लिए आप इतना गैप देना चाह रहे हो या इतना दीजिए, और कंट्रोल डी 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 राइट, कंट्रोल डी कर दीजिए, सारे के सारे एक साथ वहाँ पे लाइंस आ जाएंगी। ये भी कर सकते हैं। और दूसरा प्रोबेबली इसको मैं कैसा, अगर एक एक लाइन डालेंगे तो एग्जैक्ट क्यों, अलग मैनुअली डालेंगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल डी करेंगे तो वो ज़रूर आएगा, है ना। वो तो ऐसे मैनुअली करूँगा तो कभी उसमें दिक्कत होगी ना। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे डिज़ाइन को ग्रुप कर देंगे। और मैं इसको इसलिए ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले जो बैकग्राउंड है उसको लॉक नहीं किया है। तो अगर अब मैं ड्रैग करूँगा तो वो सारा ग्राफिक सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको मैनुअल करना पड़ रहा है। और नहीं तो फिर मैं यहाँ लेयर से जाके उन पर्टिकुलर लाइंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें सेलेक्ट करने के लिए आप जनरली अगर इधर क्लिक करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कई बार वो सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको एक्चुअल सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तब आपका सिलेक्शन शिफ्ट होगा। ये गाइड्स हैं, है ना, तो जैसे ये है सेलेक्ट किए, अब जाके वो उसका ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेटर में रहता है, दो तीन चीज़ है। कंट्रोल इसको ऑफ करते हैं, कंट्रोल सेमी कॉलन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। प्रीवियस वाले में स्ट्रोक कहाँ से नज़र आ रहे हैं, अच्छा ये आर्टबोर्ड का वाइट कलर नज़र आ रहा है। कंट्रोल सेमी कॉलन ये भी कर सकते हैं, और यहाँ से विजिबिलिटी भी ऑफ कर सकते हो आप, दोनों चीज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज पैनल से कीजिए या फिर कंट्रोल सेमी कॉलन। अब पीछे के जो डिज़ाइंस हैं उनको मैं कंट्रोल 2 कर रहा हूँ ताकि मैं लॉक कर दूँ और ये पेज ऑन रहेगा, या इस पेज को मैं चाहूँ तो ऐसे ही रखूँगा। और इन डिज़ाइंस को
जितनी चीज़ें हैं चाहिए तो आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। गाइडलाइंस सेलेक्ट हो रही हैं तो लॉक कर देते हैं गाइडलाइंस को। सेलेक्ट हुआ और दबा के ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, इसको चॉप कर लेते हैं। चॉप दैट मीन्स कट कर देते हैं कंट्रोल एक्स से, और हमारे इसी डिज़ाइन के अंदर फिर से ड्रॉ इनसाइड करके पुट कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली वहाँ फिक्स आए वो। सर गाइड सेमी कॉलम कंट्रोल के अलावा और कहाँ से ऑफ हो रही थी? ये प्रॉपर्टीज पैनल में जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे ना ग्रे एरिया में, तो आर्ट हाँ, बोर्ड की पूरी ओके। सेटिंग यहाँ मिलेगी। ठीक है, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, डिज़ाइन को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फ्लिप कर लेना पूरे को सेलेक्ट करके। हाँ, वही ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट उसी को फ्लिप बोलते हैं, है ना। आप उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लीजिए, है ना, तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। प्रोबेबली आप फिर इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं शेप की। ये कुछ इस तरीके का आएगा कि इसका कर्व और इसका कर्व जो है वो सेम कर सकते हो आप। और ये चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी गाइड्स को यूज़ कर सकते हो यहाँ से। पर गाइड जो है वो इधर पे आइसोलेट मोड पे ओके हमने ऑफ करके रखी थी, इसलिए नज़र नहीं आएगी ना। तो थोड़ा सा आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और पीछे ले जाता हूँ। कौन सा, ये वाला? इसको पीछे खींच देते हैं। एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ना। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और कर्व मेंटेन कर देंगे। इतना तो मेहनत करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करके ये कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो अगर आपको कलर प्रिंटिंग बचाना है तो इधर ना वाइट कलर कर सकते हो आप। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसको वाइट रख सकते हो आप। ये डिज़ाइन में अगर आप वाइट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग का खर्चा बच जाता है। वाइट कलर प्रिंट नहीं करता, वो छोड़ देता है ना। ट्रांसपेरेंट कंसीडर करते हैं ना उसको, क्योंकि वाइट कलर एग्जैक्टली वाइट जो है वो पेपर का ही रहता है, वो उस पे ऊपर कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट कलर नहीं डालता वो, है ना। तो ये ध्यान रहे। अब ये हम ज़रूर इधर पे बैलेंस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़, आज हम लोग ने वैसे क्या चीज़ सीखी थी, हमने गाइड्स सीखे। गाइड्स का यूज़ करके हमने शेप्स क्रिएट किए, रिपीटर एक्शन सीखा, हमने देखा कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, खासकर हमने मार्जिन जो क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगल फोल्ड क्रिएट किया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कैसे मैनेज करना वो चीज़ किया। अब गाइड्स का तो वी हैव यूज्ड इट, बट कुछ और चीज़ है जो कि मुझे बतानी है ना, वो है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए हम लोग आगे और सेपरेट टूल यूज़ करेंगे, बट चलिए ग्रेडियंट के बजाय एक दो चीज़ और बता देता हूँ जो कि छोटे से टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डिज़ाइन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में। वो होते हैं वार्प टूल्स। वार्प टूल्स शिफ्ट W से आते हैं, सॉरी विड्थ टूल जो है शिफ्ट R है इसका शॉर्टकट वार्प टूल का। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टूल्स आते हैं, उसी गैलरी का हिस्सा होता है शिफ्ट W जो हमारा विड्थ टूल है ना। तो शिफ्ट R जो होगा वो आपका वार्प टूल होगा। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये पूरे डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं। तो डिज़ाइंस को आप अपनी मर्जी से
वार्प कर सकते हैं, रैंडम लाइंस चाहिए होंगी, हल्की सी अनइवन लाइंस चाहिए होंगी, या रफ एजेस चाहिए होंगे, उसके लिए आप वार्प टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूरी गैलरी है, तो रोटेशन वाला जो होता है वो, यानी लिक्विफाई, पकर, है ना, ब्लोट, मकड़ी बन गया था वो, आई डोंट नो क्या था वो और स्कैलप, यानी जो जैसा दिख रहा है, इसका यूज़ करने का तरीका सिंपल है कि आपका जो कर्सर है, उस कर्सर के सेंटर से लेकर कर्सर का जितना आउटर बॉर्डर है वहीं तक इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। अब स्कैलप का मतलब क्या होगा, ये उस डायरेक्शन पे खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा पूरे ग्राफ को, ठीक है। ये सब पे अप्लाई होगा ना, जितने भी डिज़ाइंस होंगे, ये अभी ग्रुप में है इसके कारण से नहीं जा रहा है। सी ग्रुप में इसका वैसा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो रैंडम पैटर्न्स क्रिएट करने हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी इलस्ट्रेटर में कोई भी टूल का सेटिंग्स अगर करनी है तो आपको उसके ऊपर में डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो उस टूल का पर्टिकुलर आपको ऑप्शन या उसमें जितनी चेंजेस की जा सकती वो उसमें दिखा देता है। एक ऑप्शन बार जरूर यहाँ पे दिया है, लेकिन जैसे फोटोशॉप में टूल्स का ऑप्शन बार होता था कि टूल्स की जितनी सेटिंग थी वो वहाँ दिखा देता था, लेकिन जब आप F5 दबाते थे या प्रॉपर्टीज पैन में देखते थे तो यहाँ पे उस टूल का पूरा सेटिंग आता था, राइट। लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेटर में ये फैसिलिटी है कि उस जस्ट टूल के ऊपर में आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने पर आपको अलग से वो ऑप्शन देगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल ब्रश डायमेंशंस, यानी कि जो सर्कल था उसका साइज, जो सर्कल हमको यहाँ मिल रहा है, ये जो सर्कल है इसका साइज, ये अब डबल क्लिक करके बढ़ा के उसका साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरफ यूनिफॉर्म करोगे आप तो आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, एंगल, किस एंगल पे उसको यूज़ करना है, एलिप्स बना के आप एंगल में रोटेट कर सकते हो। डिटेल्स कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब स्कैलप इफेक्ट अप्लाई हो तो कितनी ज़्यादा इफेक्ट असर करे, ठीक है। हो सकता है वो एक साथ पूरे के पूरे जितनी बार ये स्कैलप काम करेगा या ये वाला वार्प काम करेगा, उतनी बार वो आपकी लाइंस के ऊपर में डॉट बना देगा या एंकर पॉइंट बना देगा। तो कितने ज़्यादा एंकर पॉइंट चाहिए वो चीज़ हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। रीसेट कर दीजिए तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। प्रेशर पेन, अगर पेन टैब यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर से आप इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक क्लिक के ऊपर में कितना इफेक्ट, उस पर कितना पावर से इफेक्ट काम करे। तो अभी ये 50% पावर से काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही सारे हैं और सबका यूज़ एक ही जैसा है, क्योंकि ये पूरा एक टूल है, वार्प टूल का ये पूरा सेक्शन एक टूल है, तो इसलिए इसमें किसी एक में भी बदलाव करेंगे तो बाकियों में जो ग्लोबल ब्रश सेटिंग्स है उसमें सब में अप्लाई होगी, लेकिन ये जो सेटिंग्स हैं ये चेंजेस आपको करनी है पर टूल के हिसाब से। यहाँ पे 12 रेट है, यानी 12 कितना होना चाहिए, जब हम गोल गोल घुमा रहे थे तो 12 कितना होना चाहिए, इसको रोटेट कितना होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे तो कितना होगा, वेव्स बनाना हुआ और क्या बोलते, सच में मकड़ी का जाला बनाना हुआ तो आप कर सकते हो। स्पाइडरमैन, है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये है ना मकड़ी, आई डोंट नो, ये है रिंकल सर इफेक्ट। आप ये तो टूल को यूज करते हो? मैं इस टूल को बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेशन ब्रेक में लिखा है इसलिए बता रहा हूँ इसका यूज़। बाकी मैं जनरली इसको कहाँ पे यूज़ करता, अगर मैं किड्स ग्राफिक बना रहा होता, बच्चों के ग्राफिक्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एजेस हमें रफ देनी होती है। ओके, तो ये हल्का सा रिंकल वगैरह देने के लिए ठीक है।
और या फिर अगर आप कुकरीज क्रिएट करते हैं तब आपको काम आएगा। ठीक है, अब विड्थ टूल तो हमने देख लिया था, ये एक वार्प टूल था जो एडिशनली शेप्स के साथ काम करने के लिए होता है, बट मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी कर देता है। अगर मैं इस टूल, देखो हर बार में एंकर पॉइंट बढ़ते जाएंगे, पहले हमने केवल 2 ही क्रिएट किए थे पर अब बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन इसके साथ होती है। ठीक है, बाकी अभी आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो यही रहेगा कि आप एक सिंगल फोल्ड डिज़ाइन बनाएंगे। आइए, तो यहाँ पे हम इसको अच्छा, फॉन्ट कहाँ से लाते हैं पता है? नई फॉन्ट्स कैसे लाना है? नहीं, ये तो फॉन्ट आ जाएगी, बट नई आपकी इच्छा वाली फॉन्ट कहाँ से आती है? ओके, चलिए एक सिस्टम बता देता हूँ फिर वाइंड अप करेंगे। गूगल में जाइए, ठीक है, और यहाँ टाइप कीजिए DAFONT यानी द फॉन्ट। ठीक है, द फॉन्ट, इसमें डाउनलोड्स ऑप्शन है, इसमें चले जाइए और यहाँ पे जितनी फॉन्ट आपको दिख रही हैं ये सारी फॉन्ट आप अपने वर्क में डाल सकते हैं। यहाँ पे A to Z हर तरीके की फॉन्ट है। तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग फॉन्ट चाहिए है, STRONG स्ट्रॉन्ग, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग दबाऊंगा, सर्च करूंगा और मुझे स्ट्रॉन्ग टाइप की पूरी फॉन्ट्स मिल जाएंगी। डिपेंड करता है आपको किस टाइप की फॉन्ट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट टाइप होता है, नहीं इसलिए तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग नहीं, आपको वो पॉइंट डालना है जैसी चाहिए, यानी कि हो सकता है आपको बोल्ड चाहिए हो सकता है स्ट्रेंथ चाहिए हो, मन में आ रहा है हैप्पीनेस चाहिए हो तो हैप्पी डाल दीजिए, क्योंकि ये टैग से काम करता है, नाम से नहीं। है ना, तो जो भी आपका उस टैग के पास रहेगा आप उसको वहां लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बुक डाल देता हूँ, यानी मुझे बुक स्टाइल की चाहिए ना, बुकेश, ये वाली ऑलरेडी ले रहे हैं, चलिए ये वाली ले लेते हैं। इसको बस डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड कीजिए, जिप फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है। एक अच्छा तरीका ये है कि एक नए फोल्डर के अंदर फॉन्ट फोल्डर बना लीजिए, इसको अंदर फिक्स कर दीजिए, अंदर जाइए, राइट क्लिक करके, या एक्सट्रैक्ट मत भी कीजिए, ओपन कर लीजिए सीधा और यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, ये ऐसे आता है। इसका मतलब तो जानते ही हैं, तो क्विकली बता दीजिए क्या मतलब होता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। मैं सर इसमें सारे अल्फाबेट हैं। बिल्कुल, ये ऐसा ही एक मात्र सेंटेंस है जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से इसको यूज़ किया जाता है फॉन्ट बनाने के लिए। बस कुछ नहीं करना है, सबको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है, ये अपने आप सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाते हैं आपके विंडोज़ में और सारे में अप्लाई किए जा सकते हैं। ये है ऑलरेडी बुक इटैलिक, यानी ऑलरेडी बुक सीरीज़ है ये। ठीक है, तो हम इसको कैसे आफ्टर इफेक्ट सॉरी इलस्ट्रेटर में यूज़ करेंगे। सिंपली सेलेक्ट कीजिए, यहाँ जाइए और आपने जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सर तो ये फोटोशॉप में भी हो गया होगा डाउनलोड? हाँ, सब में, इंस्टॉल। पूरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। ओके, ठीक है, तो बस इसको यहाँ से ऐसे यूज़ कर लीजिए, ये हो गया मेरा सिंगल फोल्ड। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा और यहाँ पे इसका साइज मेंशन कर दीजिएगा, A4 है या यू नो 2400x समथिंग का रहता है, कितना ये विड्थ रहेगा ना, 24 विड्थ x 1920 हाइट, आई डोंट नो, जो भी इधर रहेगी वो आप यहाँ पे इस तरीके से कुछ मेंशन कीजिएगा। ये तो गंदा लग रहा है ना वो x और y, तो इसको चेंज कर देते हैं, ऐसा वाला x दे देंगे।
ठीक है। साइज और जो भी प्रोडक्ट का साइज होगा वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको ही बनाएंगे। एक अब मैंने जो बनाया है उसको अवॉइड करिए और अपना ही कुछ आप बनाएंगे। अब अपना कैसे बनाएंगे, क्या सोचेंगे? थीम्स लीजिए। सबसे पहले ना थीम सोचिए कि आप किस ओकेजन के लिए इसको बना रहे हैं। प्रोबेबली प्रोफेशनल अगर आप ओकेजन ले रहे हैं तो फिर बिल्डिंग्स का अलग होगा, आर्किटेक्चर वालों का अलग होगा, किसी एनजीओ वाले का अलग होगा, या स्कूल्स का अलग होगा। तो फिर आपको उसी की तरीके से अपनी रेफरेंस सर्च करनी होगी गूगल के अंदर, ठीक है। वैसे ही सर्च कीजिए, दो चार चीज़ें सैंपल्स निकालिए, फिर उनको मिक्स करिए और यहाँ पे डालिए, ठीक है। ओके, सो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएंगे। आई थिंक प्रीवियस क्लासेस आप लोग को मिली होगी, राइट। सो एनी मोर डाउट्स, कुछ क्वेरीज हैं? एक क्वेरी है सर। एक इनका सुनते फिर हाँ बोलिए। सर कोरल और ये इलस्ट्रेटर के क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्वेरी आपने बहुत ही अच्छा पूछा। तो आपको कोरल करना है या नहीं करना, पहले मैं ये पूछूंगा। मेरे में है ही नहीं सर, मेरे को करना ही नहीं इसीलिए है। तो पूछ रहा हूँ, अपग्रेड करोगे तो फिर तुमको बेनिफिट बता दूंगा मैं। हाँ मुझे करना ना, मुझे बता दीजिए। ओके, आपका तो रहेगा। देखिए मैं फिर भी बता देता हूँ। कोरल और इलस्ट्रेटर जो है इनमें दो ही अंतर होते हैं। पहली चीज़, दोनों वेक्टर हैं, ये तो इनका डिफरेंस नहीं हुआ, ये एक ही चीज़ है, दोनों वेक्टर हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ जो है वो प्रिंट सेक्शन में ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी प्रिंट पूरा जितना भी काम है ना, उसमें इसलिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक तो पहली चीज़ मल्टीपल फाइल्स हैंडलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं, उसमें डायमेंशन टूल्स बहुत अच्छे हैं। कोरल जो है वो हैवी फाइल्स को, हैवी वेक्टर को छोटा करके दिखाता है, इसके कारण से वो लाइट व्यू पोर्ट होता है, आसानी से कोई भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। और प्लस उसकी फाइल्स जो हैं वो प्रिंट फ्रेंडली होती हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है प्रिंटर वो एक बार में पूरा का पूरा समझ जाता है। इलस्ट्रेटर ऑन दी अदर हैंड जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसका वर्कफ्लो जो है वो वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मैप्स, ये जो मोबाइल ऐप्स वगैरह होते हैं इन जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है, वीडियो गेम्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इसका डिज़ाइन भी प्रिंट में काम करता है, लेकिन डायरेक्ट AI फाइल नहीं उठाता है, यहाँ से PNG या JPEG या PDF ही जाएगा प्रिंट के लिए। लेकिन कोरल में CDR फाइल डायरेक्ट अप्रोचेबल होती है, ठीक है, तो डायरेक्ट उठा ली जाती है। तो अगर प्रिंट के लिए काम करना है तो कोरल से बेटर सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली काम करना है, या फिर आपको फैशन इंडस्ट्री में काम करना है, और या फिर आपको डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह इन सब जगहों पे काम करना है, तो इलस्ट्रेटर बेटर है, ठीक है। बाकी वर्क फ्लो में इलस्ट्रेटर के जो कलर्स वर्क फ्लो मिलते हैं, कलर्स का सिलेक्शन, सॉफ्टवेयर में जितना प्रोसीजरल आसानी से शेप क्रिएट होता है वैसा कोरल में नहीं होता। आपने जो शेप बिल्डर टूल अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आपने सुना होगा कि इसमें डायरेक्ट शेप बिल्डर टूल होता है जिससे शेप्स क्रॉप हो जाते हैं, वो कोरल वगैरह में नहीं है। तो इसमें शेप्स के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। सर जैसे हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं ना पेपर पे, हम्म। तो वो किस पे बनता है अगर डिजिटल भी बनाना चाहें तो? पोर्ट्रेट इमेज बोल रहे हैं या पोर्ट्रेट पेंटिंग बोल रहे हैं? पोर्ट्रेट इमेज, जैसे ओके, इंसान का पोर्ट्रेट। हाँ, दैट मीन्स पेंटिंग, डिजिटल पेंट, राइट। वो जी। फोटोशॉप में बनेगा, हैंड्स डाउन फोटोशॉप। डिजिटल पेंटिंग फोटोशॉप से बेटर कहीं नहीं होती है, क्योंकि हमारे कोरल और इलस्ट्रेटर में ना हम लोग केवल पेन टूल से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल पेंटिंग का जो लिमिट है वो है ही नहीं, पहली चीज़, क्योंकि उसमें आपको किसी भी टाइप के कलर्स मिल जाएंगे और आप आसानी से फेड कलर के साथ काम कर सकते हो। सो वो रहेगा ही, फोटोशॉप में ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं उसके आउटपुट की बात करूं तो आप देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे होगा भी। क्यूब नॉर्म ज़रूर प्रतिदिन चेक किया करें, मैं नई नई चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ, मैं अपनी ब्रांडिंग भी करते रहता हूँ। सो
तो पेंटिंग जो स्टफ है वो इसमें हो जाएगा फोटोशॉप में। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ बनाए भी थे, पोर्ट्रेट्स बनाए थे, लेकिन वो अपलोडेड नहीं होंगे। मैंने सेंटर में, हमारे मैक्स सेंटर की साइट पे आपको वो मिल जाएंगे। तो अगर आप इंस्टा चेक करेंगे तो उसमें डिजिटल पोर्ट्रेट्स दिए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वाह, आपका गूगल में नाम आता है सर। हाँ, गूगल में नाम आएगा ना, क्यों नहीं, जरूर आएगा। भाई, भाई वो इतने किससे साल बदला ले रहा है सर? वो लगेगा ना उसको अभी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा मिस्टर रंजीत, तब आपका भी आएगा नाम, ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं। मैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। ओके, तो ये डिजिटल पेंटिंग्स हैं, ये पूरी की पूरी, जो कि फोटोशॉप में क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक है। utterly पूरा। हाँ? नहीं, पेंटिंग है ये मस्त था। फोटोशॉप की। सो ये पूरे प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा था। ये वाला प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, गोस्ट वाला। तो ये हीरो है गेम का, और ये तो विलन जैसे लग रहे थे। हाँ, इसीलिए तो वो है, कॉमिक कॉमिक गेम है ना, तो उसमें हीरो जो है वो थोड़ा सा विलन, और जो सामने में दिख रहे हैं वो ज़ॉम्बी टाइप, वो है ही ऐसा। और उसका खैर सिनॉप्सिस आगे आएगा। ये एक डिजिटल मुझे लगा नॉवेल। कि एक औरत जल रही है, सॉरी। हाँ, वो हो सकता है। अभी मैंने उसको नीचे का पोर्शन नहीं बनाया है, ये ज़मीन पे गड़ा हुआ था। मैंने उधर ग्रासेस नहीं दिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वार्म टोन पे, वो होता है ना जो ओल्ड स्टाइल के जो ग्राफिक्स होते, बस मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे कलर रखा हुआ है। और ये वाला एक डिजिटल नॉवल का है। तो ये पूरा फोटोशॉप है, इसमें केवल स्केच फोटोशॉप में की गया है, और उसके बाद उसी के ऊपर में डायरेक्ट ब्रश को यूनिफॉर्म रख के चलाते गए हैं। यहाँ पे कोई प्रेशर सेंस वाला काम नहीं था। और ये जो सारे डिज़ाइंस हैं, सारा कुछ फोटोशॉप में ही बना हुआ है। ये वाला काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क था, ये भी एक वीडियो गेम के लिए था, तो उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए था। ये भी अच्छा, जैसे अपना वर्क हम्म, ऑनलाइन वो करना हो जी। तो कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले, अगर आप अपना वर्क अगर ऑनलाइन में मार्केट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जितने भी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उनमें अपनी आईडी बना लीजिए, और सब में आईडी सेम होनी चाहिए, किसी में भी चेंज मत करिएगा। जैसे क्यूब नॉम जो है वो आपको ट्विटर में भी क्यूब नॉम भी मिलेगा, वो मेरा ही आईडी है। आपको फेसबुक में भी वही मिलेगा, ट्विटर और टम्बलर में भी वही मिलेगा, आपको रेडिट में भी वही मिलेगा। यानी मैंने तो अभी तो कितने भी जितने सोशल नेटवर्क थे ना, सब में क्यूब नाम आपको सेम ही मिलेगा। तो कहीं पे भी, तो अब क्या हो गया कि कहीं पे भी सर्च करेंगे, यही तो सबसे बड़े सर्च इंजन जो है वो सबसे पहले इन्हीं में सर्च करते हैं, तो आप अच्छा, आराम से। ऐसा सर आपके साथ भी होता है कि आप काम करके दे दिया, हम्म, मतलब बना लिया, फिर जी रेट, अरे मतलब पहले अप्रिशिएट बहुत होता है, अरे गजब का काम है, ऐसा जी जी वैसा। जी। देन उसके बाद कितने का है ये, जैसे हम एग्जीबिशन करते हैं, राइट। कितने का है, जब एक रेट आ जाता है तो फिर उसके बाद लोग पीछे हो जाते हैं, ऐसा होता है। अरे ये तो एक आर्टिस्ट की जीवनी है, आप इससे नहीं बच सकते। डेफिनेटली ये बिल्कुल होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी आर्टवर्क डालता हूँ ना, उसके नीचे एक लाइन डाल देता हूँ, कमीशन के लिए आई एम ओपन, और उसका प्राइस टैग ये है। तो लोग आते नहीं मेरे तक, पहले ही वहीं से भाग जाते। तो हमें वो महसूस नहीं करना होता कि उनको ओवर प्राइस लगा। बट आर्टवर्क के साथ यही चीज़ होती है, क्योंकि डिजिटल आर्टवर्क के लिए ना जनरली लोगों का एक कंसेप्शन ये होता है कि ये चीज़ ना अपने आप बन जाती है, एक ऐसा नहीं, मुझे कंसेप्शन तो लोगों लगी के सर अंदर ये होता है। नॉर्मल आर्ट वर्क में भी यही होता है। डेफिनेटली वो एज, क्योंकि आप जब बनाते हैं तो आप बड़े ईज से बना के दिखा देते हैं वही चीज़, तो वो खुद से उनको बनाना नहीं होता, उनको नहीं पता कि आपने उसके लिए 10 साल मेहनत की हुई है। राइट। तो इसलिए वो नहीं समझते इस चीज़ को। तो आर्टिस्ट के कितने तो लिए फ्री आ यही, जाता है। राइट, यही एक चीज़ है जो हम लोग को एक फेस करनी होती है। हालांकि हम आजकल, क्योंकि
काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, तो जैसे आपको वर्क आता है तो अब आपको कोई पूछता नहीं होगा इस चीज़ में कि आपका मतलब आप अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे या कितना आपको प्राइस चाहिए। क्योंकि जनरली हम लोग के इसमें क्या हो जाता है, हम लोग इतना समय से हो गए हैं वर्क में, तो अब हम तक जो भी वर्क आएगा वो उसका एक स्टैंडर्ड तय हो जाता है कि हम इससे नीचे कोई हमको ऑफर नहीं करता, और अगर कोई उससे नीचे का वर्क होता है तो वो हमसे आता नहीं है, हमारे पास नहीं आता। तो ये एक बन जाता है जब आप थोड़ा नून हो जाते हैं उस चीज़ में, तो वो बन जाता है। ओके, सो ऐसा कुछ बनाएंगे फोटोशॉप में? प्लीज़ ऐसा बनाइए ऐसा जो अभी स्क्रीन में है, ये वाला फोटोशॉप में बना के दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैंने करीब 5 से 7 कॉन्सेप्ट बनाए थे ऐसे घरों के। सो आप देखना चाहें तो आप गेम डेव। हाँ, ये सब बिक गए। लेट मी शो यू। फेसबुक नहीं, उनकी वेबसाइट जो है वो आप gamedev.market.net पे जा सकते हैं। क्यों नाम नहीं सर्च होगा यहाँ पे आपका 2D एसेट। गूगल से जा सकते हैं इधर पे। इसमें मैंने काफ़ी कुछ सेल आउट किया हुआ है। हम्म, ये इलस्ट्रेटर का है ना, वेक्टर स्टाइल बैकग्राउंड। ये सोल्ड आउट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। 24 यूनिक पैक $10 में, ये भी सोल्ड आउट हो चुका है। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स होते हैं ये, तो अलग अलग आर्टिस्टों को कोई भी आके ले जाता है उसको। तो आपका जो डिजिटल पेंट कितनी वाला बार है पैसे मिलते हैं? जी, तो उतनी बार पैसे मिलते हैं? हम्म, मुझे आवाज़ समझ नहीं आई थी एक्चुअली। मतलब जितनी बार सेल आउट होता है जी तो उतनी बार पैसे मिलते हैं? जी हाँ, जितनी बार आप सेल आउट करते हैं। ये एक्चुअली मतलब जीपीएल एक बार लाइसेंस मैंने है ना, खरीदिया जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत बेचा जा रहा है। दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव होगा तो इसको मैं $100 का बेचूंगा फिर, क्योंकि मुझे किसी और को नहीं बेचना है। बट अभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि जनता में से कोई भी ले सकता है, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत आप सबको सेल आउट कर सकते हो। लाइट डे नाइट वर्जन है, डे का वर्जन है। फोटोशॉप में लाइट्स भी बन जाती है ना, फेक लाइट्स। पूरा स्टेज, ये सारा कुछ, आई हैव सोल्ड एवरीथिंग। सो अगर मैं बोलूँ, मैंने अब अल्टीमेटली अलग अलग बेचा था, मतलब घर जो है वो पैक पूरा अलग बेचा था, और ये जो रोड्स हैं ये अलग से बेची थी, गाड़ियाँ अलग से बेची थी। तो ओवरऑल करीब 150-200 का मुनाफा हो गया था। $150-200 में बिक गए थे सब। हाँ भाई, बिक जाता है ना, क्योंकि आप देखिए, बेचना आना चाहिए। अगर मैं ये सब कुछ एक साथ बेच देता तो मैं $6 में कमा रहा होता, राइट। लेकिन मैंने इसको क्या किया, ये मॉडर्न डे अलग बेच रहा था, इसकी गाड़ियाँ मैंने अलग बेची और इसके एसेट्स अलग बेचे। सारे डिजिटल पेंट हैं, फोटोशॉप में बने हुए, राइट। और लाइट्स वगैरह सारी उसी में डाली हुई है।
इवन यहाँ पे आपको छोटा सा आइसक्रीम ट्रक भी है, ठेला भी है, डिटेल है, हाई रेजोल्यूशन है, तो इतने छोटे नहीं है वो करीब बने होंगे करीब 1024 रेजोल्यूशन की बनी होगी ये बाइक जो होगी, साइकिल जो होगी, ट्राई साइकिल। मैंने स्कूटर भी डाल दिया था, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, बट डाल दिया था। तो ये पूरे वेरिएशंस में बिक गया था। जो गेम बनाते हैं उनको पूरे वेरिएशन चाहिए होते हैं। तो $6 का ये बिका, $10 का वो बिका, फिर इसके बाद रोड्स अलग बेची गई, फिर उसके बाद उन्होंने कमीशन पूछा कि हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली बनवानी है। तो जब आप इतना बना लेते हैं ना, तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से जो वो चाहें वो बना देंगे। तो उन्होंने बोला कि हमें घर के लेफ़्ट साइड राइट सारे चाहिए, हम एडिशनल पे करने को तैयार हैं। हमने $80 कोट कर दिया कि भाई $80 में बना देंगे, और तो फिर उन्होंने 80 दिया। ऐसे करते 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 करीब $120 तक का हमने उनसे लूट लिया पैसा। सिंपल सा बात है। और देन फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें वर्क पसंद आया, तो उन्होंने टिप भी दिया $20 एक्स्ट्रा। तो मैंने 140 बना लिए करीब इतने वर्क में। और ये क्या था, घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस ही कर रहे थे। अरे वाह, स्वास्तिक अब अच्छा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। कलर्स ब्लैक के पीछे में वो उतना मज़ा नहीं दे रहा है। चेंज कर दो ना, दूसरा कर दो, ये ब्लैक और वाइट ही कर दो ना पूरे को। तो ये चीज़ कर सकते हैं, और आप ज़रूर चेक करें गूगल में। तो उससे कुछ नहीं है, मेरा ट्रैफिक ज़्यादा बनेगा ये ट्रैफिक बस ज़्यादा बनेगा मेरा। बाकी आप क्यूब नॉर्म सर्च कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ कितना सेल कर रहे हैं। ये एक साइट का है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं इंडस्ट्री। आप गूगल सर्च कीजिए क्यूब नॉर्म को, आपको सब साइट्स मिल जाएंगे जिस जिस जगह वो बेचता हूँ मैं। तो हम चाइना में भी बेच रहे हैं, हम अभी अब्रॉड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बेच रहे हैं। ये जनरली हमारे अब्रॉड कंट्रीज़ में बिकता है। चेक इट अप। और ये मेरी पर्सनल मैं वेबसाइट बना रहा था wings.com पे। फिर उसके बाद अब मुझे पता है कि ये मेरा एक गेम मैंने बनाया था, फर्स्ट गेम मोबाइल वगैरह के लिए। लिंक भी है यहाँ पे, आप कोई देख सकता है। सो जितनी ज़्यादा आप ऑप्शन बना के रखेंगे उतना ज़्यादा सर्च होगा। ये बस थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि टेक्निकली आप समझें कि आपने टर्म जो बना के रखा है उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, और अलग अलग जगह सेम टर्म से अपीयर हुई है। तो जब भी आप वहाँ पे सर्च होगा ना, तो आपका ही नाम सर्च होगा। फिर इस बार मैं अभी मेरा कंपटीशन किससे चल रहा है मालूम, इससे चल रहा है। इससे पहले cubelelo.com जो आया था ना, उनसे चल रहा था। उनकी सर्चिंग हो रही थी, तो जब भी क्यूब नॉर्म टाइप करते थे तो cubelelo.com भी आ जाता था, राइट। तो अभी क्यूब नेट चल रहा है क्योंकि इन्होंने पैसा भरा है और मैं पैसा नहीं देता हूँ, बस यही है अंतर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अभी 4:30 बज गया, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।